हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उन साइट्स का हम विजिट कर रहे हैं। उन साइट्स को हम विजिट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वहाँ से क्या कुछ प्राप्त हो रहा है जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में आज हम लोग पहले रोपड़ चलेंगे, रोपड़ के बाद रंगपुर चलेंगे, रंगपुर के बाद कोट डीजी, और कोट डीजी के बाद आज का हमारा आखिरी डेस्टिनेशन होगा लोथल। वहां से देखें क्या कुछ प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग रोपड़ के बारे में समझते हैं। देखिए, रोपड़ की बात करें तो रोपड़ का जो खोज है, खोज होता है 1929। याद रखना है कि 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में रोपड़ की खोज हुई थी, है ना। खोज करने वाले कौन थे, खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखना, इनका नाम था एमएस बट्स। नाम याद रखना है। क्या याद रखना है कि रोपड़ की खोज किसने की थी? तो एमएस बट्स ने खोज की थी 1929 ईस्वी में, 1929 में रोपड़ की। एमएस बट्स का पूरा नाम क्या है? तो माधव स्वरूप बट्स। ध्यान रखना, माधव स्वरूप बट्स 1929 ईस्वी में रोपड़ की खोज करते हैं। लेकिन रोपड़ का जो उत्खनन है, जो एक्सकैवेशन है ना, वह होता है 1953 ईस्वी में। ये बात भी आपको याद रखना है। और उत्खनन किसने किया था? तो याद रखना है कि वाई डी शर्मा उनका नाम था। वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खोज 1929 ईस्वी में एमएस बट्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य जो है 1953 ईस्वी में वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये याद रखना है कि सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि सतलज कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान से निकलती है। मुहाना क्या है? तो चिनाब नदी। कहाँ? पाकिस्तान, बहावलपुर में मिल जाती है, ठीक है। करंट लोकेशन क्या है रोपड़ का? तो पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। यहां तक याद रखना है। एक दो सवाल यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, चाहे वो नदी के किनारे स्थित हो या 1953 में जगदत्त शर्मा या खोज, कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ से क्या कुछ फाइंडिंग है और इसकी क्या विशेषता है। तो याद रखना है कि रोपड़ पहला ऐसा हड़प्पा कालीन नगर था जिसकी खुदाई आजादी के बाद हुई थी। यानी कि भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया जाने वाला पहला हड़प्पा कालीन स्थल था रोपड़, ठीक है। जिसका उत्खनन होता है 1953 में। और भी स्थलों का 1953 ईस्वी में उत्खनन किया जाता है, लेकिन उन स्थलों में पहला स्थल था रोपड़। रोपड़ की खुदाई सबसे पहले हुई थी। यहाँ तक याद रहेगा। चलिए अब सोचते हैं कि यहाँ से क्या कुछ प्राप्त हुआ। तो यहाँ से बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के साथ पालतू जानवर जो कुत्ता होता है ना, तो कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहां से मिला है। ध्यान रखना है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से प्राप्त हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो यहाँ से आपको याद रखनी है कि तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई, और ये इंपॉर्टेंट है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोपड़ से प्राप्त हुई है ना। इसी को कहते हैं ब्रॉन्ज एक्स। तो ये बात आप याद रखिएगा। एक पॉइंट और यहां से याद कर लीजिएगा कि शंख की बनी चूड़ियां, है ना, यानी शंख की चूड़ियां, इसका भी साक्ष्य, इसका भी प्रमाण जो है वह मिला है रोपड़ से। इससे बाहर की चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये दो पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोपड़ से, ठीक है। और खोज कब हुई थी, खुदाई कब हुई, किसने किया, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है रंगपुर। समझते हैं रंगपुर से क्या कुछ प्राप्त हुआ है। देखिए, रंगपुर की बात करें मेरे भाई, तो रंगपुर का जो खोज है वो 1953 में हुआ, ठीक है। किनके द्वारा? तो ध्यान रखना है, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, है ना, रंगनाथ राव के द्वारा रंगपुर का खोज 1953 ईस्वी में हुआ था। उत्खनन किया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मादर नदी। किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी। मादर नदी को ही भादर नदी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में मादर हो लगा देना है, भादर हो तो भी लगा देना है, ठीक है। करंट लोकेशन क्या है इसका? तो करंट लोकेशन है गुजरात। गुजरात में है रंगपुर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां से देखते हैं कि क्या कुछ प्राप्त हुआ है। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, एक दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि धान की भुस्सी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि धान की भुस्सी का साक्ष्य
कहाँ से मिला है? तो धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से मिला है, और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धान की खेती हड़प्पा सभ्यता के समय में होता होगा। ठीक है, तो धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि यहाँ से ज्वार बाजरा का भी साक्ष्य मिला है। मिलेट बार्ले, है ना, ज्वार बाजरा, इसका भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना है, इससे ज्यादा है नहीं। और इसकी खोज कब हुई, उत्खननकर्ता कौन थे, किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कोट डीजी। कोट डीजी चलते हैं, और कोट डीजी से आप याद रखिएगा, कोट दीजिए फजल साहब। कोट दीजिए, पहनने वाला जो कोट होता है ना, वही कोट दीजिए फजल साहब। क्यों, अभी समझ आएगा। देखिए, कोट डीजी की बात करें, कोट डीजी का भी खुदाई 1953 ईस्वी में होता है ना। कौन करते हैं? तो कोट दीजिएगा फजल साहब। इसका मतलब ये हुआ कि फजल अहमद के द्वारा, कोट डीजी की खुदाई हुई थी 1953 में। ठीक है ना। चलिए, किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है कोट डीजी। अभी कहां पर है, करंट लोकेशन क्या है, कहां अभी स्थित है कोट डीजी? तो याद रखना है कि खैरपुर पाकिस्तान में यह अवस्थित है। खैरपुर पाकिस्तान, ठीक है, खैरपुर पाकिस्तान में अवस्थित है। करंट लोकेशन कोट डीजी का है। यहाँ तक क्लियर। अब इसकी एक विशेषता देख लीजिए। खैर, कोट डीजी ऐसा स्थल है ना, जहां से सिंधु सभ्यता के विकसित होने के प्रारंभिक चरण का प्रमाण मिला है। मतलब अर्ली फेज जो था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो अर्ली फेज का प्रमाण या साक्ष्य जो है वह मिला है कोट डीजी से। ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ से क्या कुछ प्राप्त हुआ है। जो प्रमुख प्राप्तियां हैं, फाइंडिंग्स है, उसको देख लेते हैं। देखिए, फाइंडिंग्स की बात करें तो 2-4 पॉइंट यहाँ से भी याद रखना है। एक तो फोर्टिफाइड वॉल का प्रमाण मिला है। फोर्टिफाइड वॉल, अब ये जो है किलाबंदी कहते हैं, ये पहला ऐसा नगर तो है नहीं जहां से फोर्टिफिकेशन मिला है। किलाबंदी क्या होता है? तो आउटर बाउंड्री बनाया जाता है, सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण किया जाता है शहर के चारों तरफ, इसे कहा जाता है फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल या किलाबंदी। तो ये पहला ऐसा शहर नहीं है कोट डीजी जहां से फोर्टिफिकेशन मिला है। लगभग हड़प्पा के सभी प्रमुख नगरों में, स्थलों में, है ना, फोर्टिफिकेशन होता था सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिए, है ना, सुरक्षात्मक दीवार चारों तरफ नगर के बनाया जाता था। तो यहाँ से एकमात्र ऐसा जगह नहीं है जहाँ से ये प्राप्त हुआ है, और भी है जो प्रमुख नगर है वहां से फोर्टिफिकेशन मिला है। बट याद रखना है यहाँ से कि फोर्टिफिकेशन कोट डीजी से भी मिला है। इसके बाद आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पत्थर के ब्लेड, पत्थर के बने ब्लेड, ये मिला है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है कि पत्थर का बना हुआ ब्लेड कहाँ से मिला है? कोट डीजी से मिला है। एक चीज और याद रखना है कि तांबे के औजार, तांबे के औजार, ये भी कोट डीजी से प्राप्त हुए हैं, है ना। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ से कि कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों के मकान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब कच्ची ईंटों से भी मकान बनाया जाता था और पकी हुई ईंटों के भी मकान बनते थे, ऐसा प्रमाण, ऐसा साक्ष्य कोट डीजी से मिला है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। कच्ची या पकी ईंटों के बने मकान का साक्ष्य कहां से मिला है? कोट डीजी से मिला है। एक चीज और यहां से याद रखिएगा कि जो कोट डीजी है वहां से प्राप्त हुआ है पेंटेड पॉटरी प्राप्त हुआ है। पेंटेड पॉटरी कहते हैं मृदभांड जो कि कलर पेंटेड किया हो। पेंटेड पॉटरी, चित्रित मृदभांड। मृदभांड किसको कहते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों को ही मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि एक चित्रित मृदभांड का भी साक्ष्य कोट डीजी से मिला है। फोर्टिफाइड वॉल हो गया, पत्थर के ब्लेड जो इंपॉर्टेंट है, कहां से मिला? कोट डीजी से मिला। तांबे के औजार कोट डीजी से प्राप्त हुए। कच्ची पक्की ईंटों के मकान होने का साक्ष्य भी कोट डीजी से मिला है। और पेंटेड पॉटरी यानी कि चित्रित मृदभांड भी कहां से मिला है? कोट डीजी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज अपना लास्ट डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, लोथल। देखते हैं लोथल का क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्या कुछ वहां से पाया गया है
है ना, और क्या आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए आज का हमारा आखिरी पड़ाव है लोथल। आज यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे और इसके बाद आगे की क्लास में आगे की बातों का चर्चा होगा। देखिए लोथल की बात करें तो लोथल की खोज होती है मेरे भाई लोग 1954 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन थे या उत्खनन करता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगपुर की भी खोज इन्होंने ही की थी, लोथल की भी उत्खनन इन्होंने ही की थी, है ना, रंगनाथ राव। 1954 ईस्वी में लोथल की खोज होती है, उत्खनन होती है रंगनाथ राव के द्वारा। किस नदी के किनारे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी, है ना, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। करंट लोकेशन क्या है? तो अहमदाबाद गुजरात में लोथल पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। ये बेसिक बातें होगी जो आपको याद रखना ही है, ठीक। अब समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए विशेषताओं में सबसे पहले आपको याद रखना है कि लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो। लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है, ठीक है, लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो क्या है? लोथल है, ठीक है। दूसरी जो विशेषता आपको यहाँ से याद रखनी है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था, मतलब सीपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। सीपोर्ट क्या होता है? तो जैसे प्लेन्स वगैरह एयरपोर्ट पे लगते हैं ना, वैसे शिप्स यानी जहाज यहाँ पे ठहरते हैं, सीपोर्ट पे नहीं, बंदरगाह। और यहाँ पे सामानों की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है और व्यापार का काम किया जाता है। बंदरगाह नगर कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो लोथल जो है वो बंदरगाह नगर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से जो प्राप्तियां हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए प्रमुख जो फाइंडिंग्स है उसमें सबसे पहला हर किसी को पता होता है कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? डॉकयार्ड। क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, है ना, समझिएगा। देखिए गोदीवाड़ा और सीपोर्ट में अंतर होता है ना। गोदीवाड़ा भी जहाजों के ठहरने का स्थान होता है, लेकिन यहाँ पे जहाजों का मरम्मत किया जाता है, रिपेयरिंग का काम होता है गोदीवाड़ा में, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं। सीपोर्ट वह जगह होता है जहाँ पे वह रुकता है, स्टे करता है ना, और वहां से व्यापार का काम किया जाता है। लेकिन डॉकयार्ड में यहाँ भी सामान को लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, गोदीवाड़ा में भी जहाजों के ऊपर से, लेकिन मेनली यहाँ पर रिपेयरिंग का काम होता है। तो रिपेयरिंग वाला जो जगह होता है उसको गोदीवाड़ा कहते हैं, यहाँ पे जहाज लगते हैं, ठीक है। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। इसका मतलब चावल की खेती होती होगी हड़प्पा सभ्यता में, तो चावल का साक्ष्य आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट एक है कि हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कहते हैं, हाथी दांत के पैमाना को अंग्रेजी में आइवरी स्केल। आइवरी स्केल क्या है? ये स्केल है। इसका मतलब यह हुआ कि हाथी दांत का यूज किया जाता था स्केल के रूप में, है ना। तो हाथी दांत का पैमाना एक मेजरिंग स्केल हुआ करता था, जिसको हड़प्पा वासी लेंथ को मेजर करने के लिए उपयोग किया करते थे। बात समझ आ रही ना, कि हाथी दांत को एक स्केल के रूप में यूज किया जाता था, है ना, मेजरमेंट स्केल के रूप में, मेजरिंग स्केल के रूप में यूज किया जाता था लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए। सोचिए कि उस समय में हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने कॉन्शियस हुआ करते थे, है ना, कितने कॉन्शियस थे कि लेंथ वगैरह को वो मापा करते थे, मेजरमेंट को लेकर वो काफी कॉन्शियस हुआ करते थे, ठीक है। इस बात से पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि और क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए लोथल से प्राप्त हुआ है फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स इसको क्या कहते हैं? अग्निकुंड अथवा अग्नि वेदिकाएं। अग्निकुंड भी कहा जाता है और अग्नि वेदिकाएं भी कहा जाता है। और आपको याद होगा कि फायर अल्टर्स यानी अग्नि वेदिकाएं जो है कालीबंगन से भी प्राप्त हुई है। क्या होता था इसमें? तो क्या घरेलू कामकाज या उपयोग में लाया जाता था अग्नि वेदिकाओं का? नहीं, घरेलू कामकाज में इन अग्नि वेदिकाओं का फायर अल्टर्स का उपयोग नहीं होता था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान में आहुति देने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए इन फायर अल्टर्स का उपयोग होता था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद याद रखना है कि युगल समाधान, जिसको कहते हैं कि ज्वाइंट ब्यूरियल समाधान, ज्वाइंट ब्यूरियल,
क्या होता है ज्वाइंट ब्यूरियल? तो एक साथ दो लोगों के दफनाने के साक्ष्य, यह भी कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ है। हालांकि ये भी कालीबंगन से आपको याद होगा प्राप्त हुआ है, वहां भी एक साथ दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ से याद रखना है कि एक ऐसा मृदभांड पॉटरी है ना प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर पेंट किया गया है, और पेंटिंग में क्या है? लोमड़ी का आकृति है ना। तो एक पॉटरी है, पॉटरी है, ठीक है, विद पेंटिंग ऑफ फॉक्स, एक लोमड़ी का चित्र के साथ मृदभांड है जिसके ऊपर लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। एक मृदभांड है जिसके ऊपर लोमड़ी का चित्र बना हुआ है, और यह भी कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो डॉकयार्ड लोथल से प्राप्त हुआ, चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ, हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से, फायर अल्टर्स लोथल से, युगल समाधान लोथल से, और पॉटरी जिसके ऊपर फॉक्स का यानी कि लोमड़ी का आकृति बना हुआ है, वह भी कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इससे ज्यादा आपको यहाँ से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानना चाहिए एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिहाज से, है ना। एक बात और यहाँ से आप याद रखिएगा कि लोथल एकमात्र ऐसा हड़प्पा सभ्यता का शहर था, नगर था, है ना, जहाँ के घरों के दरवाजे मेन रोड की तरफ खुलते थे, है ना। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख नगर या शहर हुआ करते थे, उनका जो मेन गेट होता था वो मेन रोड की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलता था, यानी बैकयार्ड में खुलता था। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर था, एकमात्र ऐसा जगह था, है ना, ऐसा स्थल था जहां पे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि जब हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, नगर विन्यास का जब हमारा क्लास होगा, है ना, तो उसमें इन बातों का जिक्र होगा। लेकिन यहाँ से भी जब हम लोथल पढ़ रहे हैं तो समझ लेते हैं कि घरों के मुख्य दरवाजे मेन गेट की तरफ, सॉरी, मुख्य दरवाजे मेन रोड की तरफ खुला करते थे लोथल में, है ना। बाद बाकी जो नगर था, बाद बाकी हड़प्पा कालीन जो शहर थे, उनके घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुला करते थे, बैकयार्ड में खुलते थे। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज हमारा लास्ट डेस्टिनेशन लोथल था, तो आगे की बातें अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।